वेलकम बैक बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्टर वैल्यू चेन की। लेकिन पोर्टर वैल्यू चेन से बात करने से पहले अगर आपको याद हो, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एक वर्ड यूज़ किया था कंपेटिटिव एडवांटेज का। हमारी ज़बान में आपने शायद मेरे लेक्चर में उसको कंपेटिटिव एज का नाम भी जो है वो सुन लिया होगा। याद रखिएगा, कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिव एज हर उस चीज़ को बोला जाता है, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी, कोई भी ऐसी एक्सपर्टिज जो आप प्रोडक्ट में या अपनी सर्विस में ऐड कर सकते हैं लेकिन आपका कंपेटिटर नहीं कर सकता। इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है। कंपेटिटर्स आपके किसी भी एज को कैचअप करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज, अगर आपका कंपेटिटिव एज ऐसा है जो कॉपी हो सकता है, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, अगर वो कॉपी हो सकता है तो आप सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली कंपनीज की ख्वाहिश होती है कि हम जो यूनिक कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम अच्छे हैं और बाकी अच्छे नहीं हैं, हम उसमें इतने अच्छे हों या ऐसे अच्छे हों कि बाकी लोग उसे कॉपी ना कर सकें। क्योंकि अगर लोग उससे कॉपी कर सकते हैं देन वी विल ऑलवेज बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क, ठीक है ना। देन वी विल बी एट द मर्सी ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ आवर कंपेटिटर। भाई अगर वो मेहनत नहीं कर रहा फिर तो हमारी खैर है, लेकिन अगर उसने मेहनत करना स्टार्ट कर दी और हमारे कंपेटिटिव एज को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया तो जो चीज़ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड कर रही है, वैल्यू को ऐड कर रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हाउ टू स्टॉप दैट नाउ? एक बात आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, अगर हमने अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल नहीं बनाया तो वो ट्रूली मीन्स के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। नाउ पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल बेसिकली क्या काम करता है? पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल हमारे इसी कंपेटिटिव एडवांटेज को असेस करने के काम आ रहा होता है। पोर्टर भाई ने बोला कि आप अपने सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो भी आप नया काम कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले, यू कैन एस्क्राइब दैट वैल्यू एडिशन कि वो किन वजूहात से, वो क्या नया काम है, वो 9 जगहों से आता है। और पोर्टर ने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया। पोर्टर ने पहले बोला प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड बाय द वे वाइल वी आर एट इट, हमारे सिलेबस में ये सारी बातें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के व्यू पॉइंट से हो रही है। तो पोर्टर ने बोला फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी कैसे वैल्यू एड कर रही है और वो वैल्यू एडिशन कैसे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बन रहा है, तो उसको 2 एक्टिविटीज में ब्रेक कर लें, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर उसने बोला 5 चीजें हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल कैसे आता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे स्टोर होता है। ऑपरेशंस, जिसको प्रोसेसेस भी बोला जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, क्वालिटी कैसे होती है, टेस्टिंग किस तरह से होती है। जाहिर सी बात है ये सारे काम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, विच वी विल टॉक अबाउट। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर तक पहुंच किस तरह से रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड बाय द वे पूरे वैल्यू चेन में आप जैसा मर्जी प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू कस्टमर के माइंड में जाती है वो आपके मार्केटिंग एंड सेल्स की वजह से जा रही है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड सर्विसेज, ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। दूसरा हिस्सा पोर्टर ने ये बोला कि आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो जहां प्राइमरी एक्टिविटी से हो रही है वहां सेकेंडरी एक्टिविटी से भी हो रही है। और सेकेंडरी एक्टिविटी में उसने 4 नाम आपको बताए, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आईटी एंड प्रोक्योरमेंट, जिसको हम लोग परचेज डिपार्टमेंट भी बोल रहे होते हैं। नाउ पोर्टर ने ये बोला कि जो आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक है इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, हम बारी बारी बात करते हैं। इनबाउंड के अंदर उसने कहा कि हमारा रॉ मटेरियल रिसीव किस तरह से हो रहा है, स्टोर किस तरह से हो रहा है, रॉ मटेरियल की हैंडलिंग जो है वो किस तरह से हो रही है, ये सब वैल्यू एड जो है वो कर रहा होता है। नाउ जरा ये बात माइंड में रखिएगा। आप सोच रहे होंगे लेक्चर सुनते सुनते, सर ये काम तो हर कंपनी कर रही होती है, रॉ मटेरियल रिसीव करने में क्या नया काम है? भैया रॉ मटेरियल रिसीव करने में नया काम यह है कि अगर आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है कि हमने अपना प्रोडक्ट लो प्राइस में बेचना है, और क्योंकि लो प्राइस में बेचना है तो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करना है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर वो कंपनी वैल्यू ऐड करने के लिए स्टॉक को रिसीव करने के बजाय जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम यूज करेगी। यस यू आर राइट, अगर आपने टारगेट कॉस्टिंग में ये पढ़ा होगा तो आपको ये नाम याद आ रहा होगा कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि आप सप्लायर के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं और उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई जब हमें माल की जरूरत हो माल भेज दो, लेकिन हम आपके पास से रॉ मटेरियल बाय करके अपने पास इन्वेंट्री स्टोर नहीं करेंगे। तो वो जो आपने कॉस्टिंग में ईओक्यू कैलकुलेट किया था, वो जो होल्डिंग कॉस्ट निकाली थी, हमारी कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम रॉ मटेरियल स्टोर ही नहीं करते। तो इस केस के अंदर हमारी कंपनी रॉ मटेरियल होल्ड ना करके जस्ट इन टाइम का एग्रीमेंट बिल्डअप करके वैल्यू एड कर रही है। क्या वैल्यू एड कर रही है? सर हमारी कॉस्ट नहीं आ रही, क्योंकि हमारा खर्चा कम बैठ रहा है तो हम कस्टमर को ये आइटम सस्ता बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता। सिमिलरली अगर एक कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है कि हमने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है,
वी वॉन्ट टू बी अ डिफरेंशिएटर। हम प्राइस पे नहीं खेलेंगे, क्वालिटी पे खेलेंगे, हम ब्रांड इमेज के ऊपर खेलेंगे। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो इसी इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर अपने सप्लायर के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करेगी कि ये माल जो हमें दे रहे हो, हम 2 पैसे ऊपर दे रहे हैं, हमारे अलावा किसी और को मत दो। अब इससे क्या होगा, वैल्यू पहले वाले में भी ऐड हो रही थी, वैल्यू इस वाले में भी ऐड हो रही है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल एक्सक्लूसिविटी के साथ, क्योंकि हमारे पास है तो किसी और के पास नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट क्वालिटी हर बंदा नहीं दे सकता। मोर ऑन दिस लेटर, बट उससे पहले हमारे पास प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस के अंदर, जिसको ऑपरेशन भी बोला गया है, आपकी मशीनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग आ रही होती है। छोटी सी अच्छी एग्जांपल दूंगा। हमारे मुल्क में मिनरल वाटर की जो मार्केट सेगमेंट है, उसके अंदर अगर आप गौर करें तो नेस्ले टियर 1 प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। नो, इफ यू डोंट नो दिस बिफोर दिस लेक्चर, तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुन के कि नेस्ले सिर्फ पानी ही साफ नहीं बनाता। सही है, मिनरल वाटर है, उसके अंदर 10 चीज़ें होंगी, लेकिन नेस्ले की जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड कर रही है। आपको ये भी देखा होगा कि नेस्ले के बाद जो बाकी कंपनीज हैं या जो छोटी कंपनीज हैं, वो सेम प्लास्टिक, सेम बॉटल नहीं बना सकती। क्यों? मल्टीपल रीजन। नेस्ले कैसे वैल्यू एड करता है? नेस्ले जो प्लास्टिक यूज कर रहा है अपनी मिनरल वाटर बॉटल की पैकेजिंग के लिए, वो प्लास्टिक वो खुद सोर्स करता है। इट्स एन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, किसी और के पास नहीं है। दूसरा, वो प्लास्टिक जिस मशीन पे मोल्ड होता है, वो मशीन भी नेस्ले की एक इंजीनियरिंग कंपनी बनाती है, और वो मशीन भी सिर्फ उनके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने इतनी एक्सक्लूसिविटी ऐड कर दी है कि जब आप नेस्ले की मिनरल वाटर को सामने रखते हैं और बाकी मार्केट में एक्वाफीना, किनले और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और छोटे ब्रांड्स को अगर आप सामने रखते हैं, तो नेस्ले अपनी प्लास्टिक क्वालिटी, पैकेजिंग की वजह से डिस्टिंक्टिव है। और वो वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है? बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तीसरा, इसके अंदर आपके पास है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आप कस्टमर तक माल पहुंचा किस तरह से रहे हैं, ठीक है ना। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, लाइक हमारे मुल्क में, हमारे शहर में एक पिज्ज़ा सर्विस आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, मैनी ऑफ यू माइट बी द कस्टमर, 14 स्ट्रीट पिज्ज़ा। उनकी कोई डाइन इन सर्विस नहीं है, लेकिन वो अपनी वैल्यू किस तरह से ऐड कर रहे हैं कि आप फोन पे ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर आपके घर पर होगा। डाइन इन के पैसे बचा के उन्होंने सारी की सारी वैल्यू पिज्जा के अंदर ऐड कर दी कि उनकी कॉस्ट सेविंग हो गई। चौथा, आपने बताया मार्केटिंग एंड सेल्स। सर, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर वैल्यू ऐड होती है बाय कीपिंग द 4 P's ऑफ मार्केटिंग इन माइंड। अगर आपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग का लेक्चर अब तक नहीं लिया हुआ, तो याद रखिएगा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर 4 लेग्स, जिसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग आ रही होती है, प्लेसमेंट आ रही होती है, खुद प्रोडक्ट आ रहा होता है, और उसकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी आ रही होती है। और कुछ कंपनीज अपने प्राइमरी एक्टिविटीज में प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही होती हैं बाय प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है ना। सर, आफ्टर सेल्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? सर, आफ्टर सेल के अंदर ट्रेनिंग और रिपेयर आ सकता है कि अगर मैं फला फला कंपनी का सॉफ्टवेयर बाय करता हूं तो उनकी तरफ से मुझे ट्रेनिंग फ्री मिल रही है, तो दैट्स अ वैल्यू ऐड फॉर द कस्टमर। अगर ये काम कोई नहीं कर रहा, इट्स अ कंपेटिटिव एज। सिमिलरली उसमें इंस्टॉलेशन आ सकती है, उसके अंदर आपके पास एक फ्रेंडली अप्रोच आ सकती है जब आप प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे होते हैं। अगर मैं चेज़अप और इम्तियाज़ की बात करूं, तो वो लोग बेसिकली एक सर्विस ये दे रहे होते हैं कि उन्होंने एक सेपरेट काउंटर बनाया हुआ है, और आप उनका प्रोडक्ट वापसी करवाने जाएं, वो फ़ौरन से वापसी कर लेते हैं मुंह बनाए बगैर। तो ये भी उनके प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। मूविंग ऑन टू दी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में 4 चीज़ें हमारे पास आती हैं: द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, दी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, दी HR डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। नाउ, सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो पहली चीज है, दैट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ रहा होता है और हमारी कंपनी की रिसोर्सेज आ रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी कंपनी सेंट्रलाइज है और हमारा स्ट्रक्चर ये है कि हम सारे काम एक जगह से, हेड ऑफिस से जो है वो करते हैं, तो हेड ऑफिस का मतलब ये हुआ कि सारी बाइंग सेंट्रलाइज हो रही है, सारी परचेजिंग एक जगह से हो रही है, जिससे हमारी कॉस्ट बच रही है। तो ये कॉस्ट हमारे पास वैल्यू ऐड कर रही है। हो सकता है हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज हो और हमने अपनी लोकल चेन्स को इंडिपेंडेंट किया हुआ है कि आप जैसे मर्जी प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट आप कस्टमर को देख के बनाएं, और आप कस्टमर को देख के बनाएंगे, सो यू विल बी एबल टू गिव अ बेटर सर्विस। सर्विस सेक्टर में ऐसा बहुत होता है। सर, दूसरा उसने बताया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा, अगर मैं सिर्फ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की बात करूं, तो आप जब फ़ोन कॉल कर रहे होते हैं मैकडोनल्ड्स या KFC पे, तो उनके पास जो उनका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसके अंदर आपकी पुरानी परचेजेस आ रही होती हैं अलॉन्ग विद योर फ़ोन नंबर। सो वो जो बंदा स्क्रीन के सामने बैठा हुआ फ़ोन पर आपका ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ही और शी इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू एड यू विद योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उनको पता है कि इसने पास्ट में क्या क्या परचेजेस की हैं, या अगर आप ये काम फ़ोन करके ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे, वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या फूड पांडा पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो फूड पांडा के पास कुकीज़ के थ्रू आपकी पुरानी परचेज हिस्ट्री होती है। सो दे नो हाउ यू बिहेव। लाइक आई रिमेंबर कि एक दफ़ा आई वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर,
और उसमें मैंने कुछ एक वैल्यू ऐड मील जो है वो मैं ऐड करना भूल गया और मुझे लगा मैंने ऐड कर दिया। और जब मैं वेबसाइट पे चेकआउट करने जा रहा था तो उस ऐप के अंदर, सॉरी वेबसाइट पे बोल रहा हूँ, ऐप के ऊपर जब मैं वो ऐड करने जा रहा था तो उसी ने मुझे ये सर्विस दी और एक पुश मैसेज भेजा ऐप ने कि आप चाहें तो इसमें ये वैल्यू मील भी ऐड करवा सकते हैं। देन आई हैव रियलाइज कि अच्छा मैं भूल गया था। तो हो क्या रहा है, बेसिकली वो अपने आईटी सिस्टम यूज करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम वेरी श्योर आई एम नॉट द ओनली वन, बहुत सारे लोग भी यूज करते होंगे। तो इस तरह भी कंपनी वैल्यू ऐड कर रही होती है। तीसरी चीज है एचआर डेवलपमेंट। आई वॉज रीडिंग दिस स्टडी वंस जिसमें यह लिखा हुआ था कि कंपनी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो जितनी भी वैल्यू ऐड होती है उसमें 91% वैल्यू एचआर की तरफ से आती है। आपके पास अगर काबिल बंदे हैं तो आपके पास बाकी रिसोर्सेज थोड़ी कम भी हों तो आप अपने काबिल बंदों के थ्रू उसे कंपनसेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास काबिल बंदे नहीं हैं तो वो सारी की सारी रिसोर्सेज आपके पास ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है ना। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे से जो है वो कैच कर लिया होगा। तो हमारा एक कंपेटिटिव एडवांटेज ये भी है कि हम किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह के लोगों को रिटेन करते हैं और किस तरह से लोगों को ट्रेन करते हैं। तो अगर मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो मुझे अपने एचआर के ऊपर काम करना है। द लास्ट वन इज प्रोक्योरमेंट। अच्छा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें ये गलती एक मिस्टेक प्रिज्यूम कर लेते हैं, एक ऐसी बात प्रिज्यूम कर लेते हैं जो कि मिस्टेक के अंदर आ जाती है। प्रोक्योरमेंट से लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हालांकि हम प्रोक्योरमेंट के अंदर इस वैल्यू चेन मॉडल में सिर्फ रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे, हम बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं। भाई आपने जहाँ ब्रांच खोलनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर ब्रांच खोलना भी जो काम है वो आपके परचेज डिपार्टमेंट का है, ये उसके अंदर आ जाएगा। मशीनरी बाय करनी है, हाई क्वालिटी मशीन हो कहाँ से मिलेगी, लो कॉस्ट मशीन हो कहाँ से मिलेगी, हर तरह की जो ऑर्डर प्लेसमेंट होती है, अगर आपकी कंपनी ये काम सही से नहीं कर सकती तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो आपका यही प्रोक्योरमेंट पूरा सिस्टम आप इसको ऑनलाइन कर देंगे, ई प्रोक्योरमेंट यूज करेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट कट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखें वैल्यू ऐड करने के बहुत सारे स्टाइल हैं। अब पेपर में सवाल किस तरह से आएगा, पेपर में आपने क्या आंसर देना है, क्योंकि हमारे पास बच्चे का सबसे बड़ा मसला है। एंड आई एम वेरी श्योर आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सही है वैल्यू चेन के बारे में बात तो कर ली, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है। पेपर के अंदर हम एग्जैक्टली क्या आंसर नोट करेंगे अगर मुझसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि भैया ये एबीसी कंपनी है और आपने इसका वैल्यू एडिशन, आपने ये बताना है कि ये कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। देखें दो तरह के सवाल आएंगे, या तो सवाल में लिखा होगा कि आपके सामने केस स्टडी है और आपने पढ़ के आइडेंटिफाई करना है, विच इज रिलेटिवली एन ईजियर थिंग टू हैक। अभी एक दो सवाल में प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या काम है। लेकिन जो दूसरी काइंड है दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ टफ, इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपको कहानी सुनाई जाएगी, केस स्टडी दिया जाएगा, सिनेरियो दिया जाएगा एंड यू आर सपोज टू रेकमेंड हाउ टू ऐड वैल्यू। तो देर इज ओनली जस्ट 2 सेट्स ऑफ आंसर। आए नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।